सोने की फ्रॉक और चांदी की सिलाई मशीन। रीवा नाम की एक लड़की अपनी माँ पूर्णिमा के साथ रहती थी। कुछ महीनों पहले ही रीवा के पिता की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पूर्णिमा अपने पति के मौत का सदमा भूल नहीं पा रही थी और वो गुमसुम रहने लगी थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और पूर्णिमा की चाची उसके घर आती है और उसे बोलती है, पूर्णिमा, अभी रीवा बहुत छोटी है, इसलिए उसे पिता की जरूरत है। तू भी अकेले घर नहीं संभाल पाएगी, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। नहीं चाची, गांव वाले क्या कहेंगे? अरे तुझे गांव वालों की पड़ी है या अपनी बेटी की? मेरे पड़ोस में अनुज नाम का एक लड़का रहता है। अनुज बहुत समझदार है, इसलिए मैं तुझे कहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले। पूर्णिमा चाची की बात मान लेती है और कुछ दिनों बाद ही अनुज से शादी कर लेती है। कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के साथ अनुज अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। दरअसल पूर्णिमा का पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसके पास पैसों और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। अनुज पूर्णिमा से शादी उसके धन दौलत के लिए करता है। अनुज पूर्णिमा के पैसों से जुआ खेलता था और शराब पीता था। यहाँ तक कि अनुज बाहर अलग अलग लड़कियों से बात करता था और उन पर खर्चा करता रहता था। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और रीवा भी 16 साल की हो जाती है। अनुज रीवा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था और उसे घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालने देता था। एक दिन पूर्णिमा अपने मन में सोचती है, ना जाने क्यों चाची की बातों में आकर मैंने इससे शादी कर ली। अपने जुए और शराब पीने की आदत की वजह से इसने तो मेरे सारे पैसे उड़ा दिए। अब घर में थोड़े पैसे भी नहीं बचे हैं और बाहर कमाने भी नहीं जाता है। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती है, इसलिए सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ। इस तरह अगले दिन से पूर्णिमा सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। सिलाई का काम करके पूर्णिमा कुछ पैसे कमा लेती थी, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। अनुज आए दिन शराब पीकर घर आ जाता था और घर में कलेश करने लगता था। एक दिन अनुज टीवी देख रहा होता है, तभी पूर्णिमा गुस्से से आती है और बोलती है, हे भगवान, पूरे दिन घर में पड़े रहते हो। ये नहीं होता कि बाहर जाकर कुछ काम करे जिससे घर में कुछ पैसे आए। मैं सिलाई करके उतना ही कमा पाती हूँ जिससे रीवा के स्कूल की फीस दे पाऊँ और घर में 2 वक्त का खाना हो पाए। इसके बाद भी जो मेरे पर थोड़े से पैसे बचते हैं वो तुम ले लेते हो और शराब में उड़ा देते हो। घर की तो तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं है। तुम्हें क्या, मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, इससे तुम्हें क्या? मेरी मर्जी, मैं और पीऊंगा। चल जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। मेरी तो किस्मत ही बुरी है जो तुम जैसा शराबी मेरे पल्ले पड़ा। ओए, तूने मुझे शराबी कैसे बोला? ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। इतना बोलकर अनुज पूर्णिमा को एक तमाचा लगा देता है। दरवाजे पर खड़ी होकर रीवा ये सब देख रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद अनुज अलमारी से कुछ पैसे निकालता है और बाहर शराब पीने चला जाता है। अनुज के जाने के बाद पूर्णिमा रोने लगती है। पूर्णिमा को रोता देख रीवा उसके पास जाती है। पूर्णिमा रीवा से कहती है, रीवा, ये आदमी हमेशा शराब पीकर मुझे मारता पीटता रहता है। मेरी मेहनत की कमाई अपने जुए और शराब में उड़ा देता है। मैं तेरे लिए इतनी मेहनत करती हूँ और चाहती हूँ कि तू पढ़े लिखे। माँ, मैं ये सब अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह आप मेरे लिए इतनी परेशानी झेलती हो। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेहनत से पढ़ लिख कर मैं एक दिन आपका नाम रोशन करूँगी। पापा बहुत बुरे हैं, वो हमेशा आपको रुलाते रहते हैं। इतना बोलकर रीवा पूर्णिमा के गले लग जाती है। अगले दिन अनुज सो रहा होता है, तभी उसकी माँ सुमित्रा उसके कमरे में जाती है और उसे उठाने लगती है। सुमित्रा बहुत देर तक अनुज को उठाती है, लेकिन बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी अनुज नहीं उठता है। आखिर में सुमित्रा अनुज को एक चांटा लगा देती है। उसके बाद अनुज तुरंत उठकर बैठ जाता है। उठ बेशरम, सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। तेरे अंदर तमीज है कि नहीं? कल तूने मेरी बहू पर हाथ क्यों उठाया? अरे माँ, तो आप इतना क्यों भड़क रही हो? ये सब छोड़ो माँ, मुझे भूख लग रही है, खाना ला कर दो। चुप कर, निकम्मे जाहिल, तू किसी काम का नहीं है। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा सुबह से अपनी सिलाई के काम में लगी रहती है। पूर्णिमा सिलाई कर रही होती है, तभी उसकी दुकान पर एक औरत जिसका नाम मीनू होता है वो आती है।
पूर्णिमा, मैं मीनू हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम्हें याद है ना, हम दोनों बचपन में एक साथ मुखिया के बगीचे से फल चोरी करते थे। हाँ मीनू, मुझे सब अच्छे से याद है। आज तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई? कहाँ रह रही हो आजकल? पूर्णिमा, एक हफ्ते बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, इसलिए मेरी बेटी के लिए सुंदर सा फ्रॉक सिल दो। और हाँ, मेरी बेटी को फ्रॉक पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसकी बर्थडे पार्टी में मैं उसे एक साथ 15 फ्रॉक गिफ्ट करूंगी। इसलिए तुम्हें ये सारे फ्रॉक सिलने होंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं एडवांस में पैसे दे दूंगी। मीनू, 15 फ्रॉक तो बहुत ज्यादा है और मुझे गांव की औरतों के भी ब्लाउज सिलने होते हैं। वैसे भी मेरे पास बहुत सारा काम है, इसलिए सिलाई के काम में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। पूर्णिमा, मान जाओ ना, क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती? इसके लिए मैं तुम्हें 45,000 रुपए एडवांस में दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे 15 ऑर्डर का फ्रॉक ले लेती हूँ। एक हफ्ते बाद आकर तुम ये 15 फ्रॉक ले जाना। ठीक है, ये लो एडवांस के पूरे 45,000 रुपए। बाकी के बचे पैसे जब मैं फ्रॉक लेने आऊंगी तब दे दूंगी। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। एक साथ इतने सारे पैसे देखकर पूर्णिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह, एक साथ इतने सारे ऑर्डर आ गए। मेरे पास कुछ धागे नहीं हैं, इसलिए बाहर से धागे लेकर आती हूँ। उसके बाद फ्रॉक सिलने का काम करूँगी। इतना बोलकर पूर्णिमा धागा लेने चली जाती है। तभी रास्ते में एक बड़े से ट्रक से पूर्णिमा का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग पूर्णिमा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। गांव का एक आदमी पूर्णिमा के घर जाता है और उसकी सास सुमित्रा को उसके एक्सीडेंट के बारे में बताता है। सुमित्रा उसी वक्त हॉस्पिटल जाती है। तभी डॉक्टर सुमित्रा से कहता है, अम्मा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। आपकी इजाजत हो तो मैं ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। सुमित्रा बिना कुछ सोचे समझे ऑपरेशन के लिए हाँ कर देती है। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है और पूर्णिमा की जान बच जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सुमित्रा से कहता है, ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन 2 महीने इनको आराम करना होगा। इनको कोई काम करने मत देना। उसके बाद सुमित्रा पूर्णिमा को अपने साथ घर ले जाती है। घर आकर पूर्णिमा सुमित्रा से कहती है, माँ, मुझे मेरी सहेली ने 15 फ्रॉक का ऑर्डर दिया था। उसने मुझे एडवांस में 45,000 रुपए भी दिए थे। उसके लिए हुए एडवांस पैसे भी मेरे इलाज में खर्च हो गए हैं। पता नहीं अब मैं उसका फ्रॉक कैसे बना पाऊंगी। माँ, आप परेशान मत हो, 15 फ्रॉक का ऑर्डर मैं पूरा कर दूंगी। लेकिन रीवा, तुम कैसे कर पाओगी? तुम्हें तो सिलाई करना नहीं आता है। आप इन सब की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस आराम करो। इतना बोलकर रीवा घर से बाहर निकलती है और चलते चलते अपने मन में सोचती है, मैंने माँ को बोल तो दिया है, लेकिन सच में मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। पता नहीं मैं ये सब कैसे करूँगी। तभी रीवा की नजर पेड़ के नीचे रखी हुई एक सिलाई मशीन पर जाती है। अरे, ये तो सिलाई मशीन है और ये कितनी चमक रही है। नई सिलाई मशीन भला कौन यहाँ रख कर गया होगा? जिसकी भी हो, ये मुझे मिली है तो अब मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। इतना बोलकर रीवा सिलाई मशीन उठा लेती है। दरअसल वो जादुई चांदी की सिलाई मशीन थी जिसे एक परी वहाँ छोड़ कर गई थी। रीवा चांदी की सिलाई मशीन को अपने साथ घर ले आती है और उसके बाद फ्रॉक सिलने की कोशिश करने लगती है। रीवा फ्रॉक सिलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे सिलाई मशीन चलाना ही नहीं आ रहा था। पता नहीं मैं ये सिलाई मशीन उठाकर क्यों ले आई। अब मुझे सिलाई मशीन चलाना आता ही नहीं है तो मैं इसका क्या करूँगी। रीवा के इतना बोलते ही वहाँ पर एक परी आ जाती है। रीवा, डरो मत, ये चांदी की सिलाई मशीन मेरी है। तुम बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की हो। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुई, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने का फ्रॉक और चांदी की सिलाई मशीन देती हूँ। ये सोने की फ्रॉक हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और मुसीबत में तुम्हारी मदद भी करेगी। वहीं दूसरी तरफ ये चांदी की सिलाई मशीन पर तुम जो भी कपड़ा रखोगी वो तुरंत सिलकर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परी। क्या मैं इस चांदी की सिलाई मशीन की मदद से 15 फ्रॉक सिल सकती हूँ? मुझे अपनी माँ का लिया हुआ ऑर्डर पूरा करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैं चलती हूँ, पर तुम इसका इस्तेमाल कभी भी अपने लालच के लिए मत करना। अगर तुमने कभी भी इससे लालच किया तो इसकी सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो जाएगी।
इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद रीवा जादुई चांदी की सिलाई मशीन की मदद से 15 डिजाइनर फ्रॉक तैयार कर लेती है। ये सब देखकर रीवा बहुत खुश होती है। तभी थोड़ी देर बाद मीनू आती है और अपने 15 डिजाइनर फ्रॉक लेकर चली जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं और पूर्णिमा भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पूर्णिमा के ठीक होने के बाद रीवा उसे जादुई सोने के फ्रॉक और चांदी की सिलाई की मशीन के बारे में बताती है। रीवा, हम कभी भी चांदी की सिलाई मशीन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उस पर उतने ही कपड़े तैयार करेंगे जितने हमें जरूरत हो। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। पहले मैं कई लोगों के कपड़े सिलने से मना कर देती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, लेकिन अब जादुई चांदी की सिलाई मशीन की मदद से मैं सबके कपड़े तैयार कर दूंगी। तभी वहीं पास में खड़े होकर अनुज ये सारी बातें सुन रहा होता है। अनुज को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पूर्णिमा के पास जाकर बोलता है, पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ये घर तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती तो मुझे इस घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम चिंता मत करो, अब से मैं भी काम करूँगा और जल्द ही उधार के सारे पैसे चुकता कर दूंगा। कोई बात नहीं अनुज, और हाँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं फिर से अपना काम शुरू कर दूंगी। उसके बाद हम दोनों साथ में पैसे कमाएंगे और खुशी से अपने परिवार के साथ रहेंगे। इस तरह उस दिन से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और पूर्णिमा जादुई चांदी की सिलाई मशीन पर डिजाइनर कपड़े सिलती थी और अनुज सिले हुए कपड़ों को प्रेस करके लोगों के घर तक पहुंचा कर आता था। धीरे धीरे उसके डिजाइनर कपड़े हर जगह लोकप्रिय हो जाते हैं और आसपास के गांव के लोग भी उससे कपड़े सिलवाने आने लगते हैं। इस तरह कुछ ही समय में पूर्णिमा फिर से पहले की तरह अमीर हो जाती है और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। बादलों में 2 जादुई घाघरे का घर। किसी गांव में आशी और राधिका नाम की 2 बहनें रहती थीं। वो दोनों अनाथ थीं। जब दोनों बहनें छोटी थीं, तभी उनके माता पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। इस वजह से दोनों बहनें अपनी चाची के पास ही रहती थी। उनकी चाची दोनों बहनों के साथ बहुत अत्याचार करती थी और उनसे पूरे घर का काम करवाया करती थी। एक दिन आशी और मोहिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उनकी चाची उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों खाना कब बनाओगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है और तुम दोनों यहाँ पर महारानी की तरह बैठी हो। जाओ और जाकर खाना बना कर लाओ। चाची, आप हमसे इतना काम करवाती हैं कि हम दोनों कभी पढ़ नहीं पाते। ओहो, तो तू पढ़कर करेगी भी क्या? कौन सा तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन जाएगी? चुपचाप जाकर खाना बना और घर का काम कर। और मोहिनी, तू मेरी दुकान पर सिलाई किया कर। पूरा दिन भर घर पर बैठकर टीवी देखती रहती है। मोहिनी और आशी की चाची की एक घाघरे की दुकान थी। मोहिनी बहुत ही अच्छे घाघरा सिलना सीख जाती है। मोहिनी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, हम उन्हें बेचकर अपनी एक घाघरे की दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद हम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और हम कहीं और रहकर चाची के अत्याचारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी हम चाची के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों बहनें अपनी चाची के पास जाती हैं। क्या करने आई हो यहाँ पर? जाओ और जाकर अपना काम करो। देखो जरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है। चाची जी, अब हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद ही कर लेना, हम आपके नौकर नहीं हैं। आशी की बात सुनकर उसकी चाची को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे से जवान लड़ाई? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती भी मत करना चाची, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपके अत्याचार नहीं सह सकते। एक तो मैं तुम्हें खिलाती पिलाती हूँ और तुम्हारे को रहने के लिए जगह भी दी है, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझको ही धमकी दे रही हो। चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। हम भी आपको यही बताने आए थे चाची जी कि हम लोग हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बहनें घर छोड़कर आ जाती हैं और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देती हैं। उसके बाद जो गहने बेचकर उनको पैसे मिलते हैं, उनसे वो एक घाघरा की दुकान खोल लेती हैं और एक कमरा किराए पर ले लेती हैं। दोनों बहनें मेहनत करके बहुत सारे घाघरा सिलती है।
अगले दिन आशी मोहिनी का एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देती है और अपनी दुकान पर घाघरा बेचने लगती है। लेकिन अभी आशी की दुकान पर कोई भी घाघरा खरीदने नहीं आता था। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, उनका एक भी घाघरा नहीं बिकता था। एक दिन आशी अपनी दुकान में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मोहिनी आती है और कहती है, दीदी, टीचर स्कूल की फीस मांग रही थी। बहन, हमारी दुकान का एक भी घाघरा नहीं बिका। हमारे पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? अब हम फिर से रोड पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं सब संभाल लूंगी। क्या पता कल हमारे घाघरे बिक जाएं। अगले दिन आशी फिर से दुकान आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी दुकान पर एक लड़की आती है और कहती है, ये घाघरा कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 7,000 का। ओह वाओ, ये तो काफी सस्ता है और इतना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? हमारी दुकान के सारे घाघरे मैं और मेरी बहन ही सिलते हैं। एक काम करो, ये वाला घाघरा पैक कर दो। वो लड़की वहाँ से घाघरा लेकर चली जाती है। ये देखकर आशी बहुत ही खुश होती है और वो शाम को खुशी खुशी अपने घर लौटती है और अपनी बहन मोहिनी से कहती है, ये ले मोहिनी, तेरे स्कूल की फीस। आज हमारा एक घाघरा बिक गया। अगले दिन फिर से आशी की दुकान पर कुछ औरतें आती हैं और उसके बनाए घाघरे की बहुत तारीफ करती हैं और घाघरा खरीद लेती है। इसी तरह आशी और उसकी बहन के बनाए घाघरे की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग उसी से घाघरा खरीदने लगते हैं। जब आशी और मोहिनी की चाची को ये बात पता चली कि आशी की घाघरा की दुकान बहुत चलने लगी है, इस वजह से वो बहुत जलने लगी। अरे, ये सारे ग्राहक इस मनहूस की दुकान पर ही जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन एक औरत आशी की दुकान पर आती है और कहती है, सुनो लड़की, मुझे 500 घाघरा का ऑर्डर देना है। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे घाघरा बनाती हो। क्या तुम मेरे 500 घाघरा बना सकती हो? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। उस औरत की बात सुनकर आशी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके 500 घाघरे का ऑर्डर तैयार कर दूंगी। मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सारे घाघरा चाहिए। मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इसलिए अगर तुमने समय से घाघरा नहीं बनाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके 500 घाघरे का ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये लो, तुम कुछ एडवांस रखो और बाकी पैसे मैं घाघरा बनने के बाद दे दूंगी। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें उसकी चाची सुन लेती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। अब मैं इन दोनों बहनों को बर्बाद कर दूंगी। उसी दिन शाम को आशी खुशी खुशी अपने घर जाती है और मोहिनी को सारी बात बताती है। इसके बाद दोनों बहनें घाघरा सिलने में लग जाती हैं और 1 महीने से पहले ही वो दोनों 500 घाघरा का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। आशी उसी रात उस औरत के पास फोन करती है। हेलो मैम, मैंने आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दिए हैं। कल आप अपने घाघरे लेने आ जाना। दूसरी तरफ उसकी चाची आशी की दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ कैसे चलती है तुम्हारी दुकान। अगले दिन सुबह दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी दुकान पर जाती हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखती हैं कि सुबह तक उनकी दुकान जलकर राख हो गई है। वो सब देखकर दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत वहाँ पर आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपका ऑर्डर तैयार करके रखा था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में किसने आग लगा दी। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का समय देती हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरा ऑर्डर वापस नहीं किया तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। इतना कहकर वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दुखी मन से आशी अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसको एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। वो परी बहुत तेज से चिल्ला रही थी, मुझे कोई खोलो, मुझे आजाद करो यहाँ से। ये सब देखकर आशी तुरंत ही परी की रस्सियाँ खोल देती है। तभी परी आशी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 घाघरे के घर हैं।
उनमें से एक घाघरे में मेरी जादुई छड़ी रखी है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी वापस लाकर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी परी चुटकी बजाती है। तभी वहाँ पर एक सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। आशी उन सीढ़ियों पर चढ़कर आसमान में चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर 2 घाघरा के घर हैं। तभी पहला घाघरा कहता है, सुनो बेटी, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो बेटी, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें परी की जादुई छड़ी दूंगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस छड़ी से एक परी का भला हो सकता है। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परी की रक्षा करनी है। आशी दूसरे वाले जादुई घाघरा के घर में जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी ले आती है और परी को उसकी छड़ी वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी ला कर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए ये दोनों जादुई घाघरा के घर तुम्हारे हैं। तुम जो चाहो उनसे मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। आशी ने उस जादुई घाघरा के घर से 500 घाघरा मांगकर उस औरत का ऑर्डर पूरा कर दिया और उस औरत ने उसको खुशी खुशी सारे पैसे दे दिए। फिर उन दोनों ने दोबारा एक बहुत बड़ी घाघरा की दुकान खोल ली। उसके बाद उनकी दुकान बहुत चलने लगी और उसकी चाची की दुकान बिल्कुल बंद हो गई और वो सड़क पर आ गई। एक दिन आशी की चाची आशी के पास आती है और कहती है, आशी बेटी और मोहिनी बेटी, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं चाची कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो बेटियों। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी दुकान को आग लगा दी थी। कोई बात नहीं चाची, अगर इंसान अपनी गलती खुद ही मान ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। उसके बाद आशी और मोहिनी अपनी चाची को माफ कर देती हैं और आशी, मोहिनी और उसकी चाची उस जादुई घाघरा के घर में ही रहने लगते हैं और मिलजुल कर अपनी घाघरा की दुकान चलाने लगते हैं और अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।